Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my channel English Literature with Meher. Today we're gonna discuss representative poets. So let's explore the fascinating life and work of Zulfikar Ghaus. ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पाकिस्तानी अमेरिकन वॉइस हैं इन लिटरेचर जो कि सियालकोट में पैदा हुए और फिर उसके बाद मुंबई में शिफ्ट हो गए और अभी भी ये मुंबई में ही रहते हैं। गौस जो हैं वो उसके बाद इंग्लैंड भी चले गए थे और जहाँ पे उन्होंने ग्रेजुएशन की फ्रॉम कीले यूनिवर्सिटी 1950 से 60 तक एज ए स्पोर्ट जर्नलिस्ट काम किया, उसके बाद और टीचर के तौर पे काम किया। तो इन्हीं सारी चीज़ों ने मिलकर उनकी रिपुटेशन को एज ए पोइट, नॉवलिस्ट और क्रिटिक तक बिल्ड किया। इनकी जो पहली पोइट्री कलेक्शन थी वो द लॉस ऑफ इंडिया जो कि 1964 में एंड जेट फ्रॉम ऑरेंज जो कि 1967 में पब्लिश हुई थी, जिसमें उन्होंने थीम्स कैप्चर किए थे एक्साइल और आइडेंटिटी को। ठीक है, और इन 69 में वो यूनाइटेड स्टेट चले गए। उनकी जो बीवी थी वो ब्राज़ील की थी, उसके साथ वो वहाँ चले गए जिसका नाम था हेलेना, और वहीं पे उन्होंने काफ़ी दिहाइयाँ यानी डेकेड्स वहाँ पे टीचिंग करी, क्रिएटिव राइटिंग करी, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट ऑस्टिन अंटिल हिज रिटायरमेंट जो कि 2007 में फिर ये रिटायर हुए। अकॉर्डिंग टू मुनीज़ा शम्सी, ये एक मेजर हिस्टोरियन पाकिस्तानी लिटरेचर रह चुके हैं। गौस की जो राइटिंग है ना, वो एक स्टैंड करती है नैरेटिव कम्प्लेक्सिटी के लिए, जिसकी वजह से कॉलोनियल पास्ट और माइग्रेटरी एक्सपीरियंसेस शेप दिए गए थे। ठीक है, इनके कुछ पोइम्स हैं जैसे सिलेक्टेड पोइम्स जो कि 1991 में पब्लिश हुई, उसके बाद 50 पोइम्स जो कि 2010 में पब्लिश हुई थी। ये रिफ्लेक्ट करती हैं मेमोरी, ट्रैवल और अलाइनेशन को। ओवर हिज करियर इन्होंने मल्टीपल ऑनर्स जो थे वो अर्न किए, जिसमें से इनका लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको मिला 2016 में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ पाकिस्तानी राइटिंग इन इंग्लैंड, लाहौर। ठीक है, लाहौर से। एलियन बाय जुल्फ़िकार गौस, ये इनकी छोटी सी एक राइटिंग है। देयर इज़ एन एम्प्टी बिटवीन द ट्रीज एंड मी इन इंग्लैंड एंड एयर बिटवीन अस दैट्स कॉन्स्टेंटली बेनिफिशेंट। जैसे कि ये इंग्लैंड चले गए थे बिकॉज ऑफ कल्चरल और रेशियल डिफरेंसेस की वजह से, ये वहाँ पे अपने आप को उनके साथ अलाइन नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या चीज़ फाइंड की, उन्होंने एक्सेप्टेंस इन ट्री फाइंड की कि जो ट्री है, चाहे वो यहाँ का हो, पाकिस्तान का हो, अमेरिका का हो, इंडिया का हो, ट्री जो है वो वैसे ही हीलिंग और काइंडनेस प्रोवाइड करता है इंसान को। तकरीब दुनिया के सारे दरख्तों के पास आप चले जाएँ तो वहाँ पे हीलिंग पावर बहुत सारी होती है। ठीक है ना, वो काइंडनेस, वही हीलिंग सेम ट्री से मिलेगी आपको, किसी में भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा। सेकंड लाइन में है विद अ लुक द इंग्लिश ट्रांसप्लांट मी एल्सवेयर दो देयर सिविल टॉलरेंस परमिट्स द एयर ऑफ ड्रॉट बिटवीन अस। ये एक उनका पेनफुल कंट्रास्ट किया है इसमें कि ट्री जो हैं वो तो अपने अपने लगते हैं, लेकिन जो इंग्लिश सोसाइटी है, अमेरिकन इंग्लिश सोसाइटी है, वो उनको आउटसाइडर ही देखती है। ठीक है, उनके वर्ड जो हैं यानी ट्रांसप्लांट, सजेस्ट, रिजेक्शन, वो मेंटली अपने आप को ना पुश कर रहे हैं कि और ट्रीट करें कि क्या वो वाकई में इनके साथ बिलोंग नहीं करते इंग्लिश अमेरिकन सोसाइटी के साथ। और जो सिविल टॉलरेंस है वो इम्प्लाई करिए पोलाइटनेस ऑन द सरफेस। ठीक है, अपने आप को वो दिलासा दे रहे हैं कि नहीं मैं हूँ यहाँ का, लेकिन वो इंग्लिश सोसाइटी उनको एज ए आउटसाइडर ही कंसिडर करेगी। और इसमें एक सेंस ऑफ डिस्टेंस, ड्राइनेस और लेक ऑफ वार्मथ बताई गई है जो कि सिंबलाइज कर रही है एयर ऑफ ड्रॉथ से। ठीक है, थर्ड लाइन जो है आई फ्रीक्वेंटली डिजर्टेड कॉमन लैंड वेयर आई फ्रेंडली विद साइटलेस थिंग्स मोस्ट ऑफ ऑल द कम्युनिटी ऑफ ग्रास। फाइनल लाइंस में ये गौस कहते हैं कि वो ट्रूली बिलोंगिंग फील करते हैं इंसानी सोसाइटी में नहीं, बल्कि जो एक सहरा, जो खाली जगहें होती हैं, वो कहते हैं कि मुझे काफ़ी सारी अपनाइत फील होती है। ठीक है ना, ही फील किनशिप विद साइटलेस थिंग्स, जो मतलब ऐसी चीज़ें जो नज़र नहीं आती जैसी हवा है, उनको उसमें ज़्यादा अपनी अपनाइत फील होती है। ऐसी चीज़ें जो कि उनको जज ना करें, यानी अपीयरेंस, रेस और कल्चर के बेस पे उन्हें जज ना किया जाए। मोस्ट ऑफ ऑल ही फाइंड्स कंफर्ट इन द कम्युनिटी ऑफ ग्रास, यानी जो ग्रासी लैंड्स होती है ना, घास जहाँ पे होगा, यानी उनको नेचर में ही कंफर्ट फील हो रहा है, क्योंकि नेचर जो है वो आपको जज नहीं करता। उन्होंने मेटाफर यूज़ किया फॉर ऑर्डिनरी पीपल और सिंपली नेचर इटसेल्फ। ठीक है, अब इसकी समरी क्या है, ये जो पोएम है ये हाईलाइट कौन कौन से थीम्स को करे, आइडेंटिटी, अलाइनेशन और बिलोंगिंग को। यानी जो सोसाइटी अदर, जो सोसाइटी है अमेरिकन सोसाइटी, वो उसको अदर कह के बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका स्किन कलर, उनका कल्चर रूट डिफरेंट है। नेचर जो है वो उनके लिए एक ट्रू कंपेनियन बना है वहाँ पे। ठीक है, और ये सिंपल 3 लाइन स्ट्रक्चर एक था जिसमें उन्होंने सिलेबल को रिफ्लेक्ट किया, इक्वल सिलेबल्स रखे हैं, कामनेस और ऑर्डर को भी रिफ्लेक्ट किया है। ठीक है ना, कंट्रास्टिंग विद द केओस ऑफ सोशल एक्सक्लूजन। ठीक है, इनकी जो पोएम है वो है डिकम्पोजिशन। इसकी लाइन नंबर 1 है आई हैव अ पिक्चर I took in Bombay of a beggar asleep on the pavement, grey haired, wearing shorts.
एंड अ डर्टी शर्ट, हिज शैडो थ्रोन असाइड लाइक अ ब्लैंकेट। ठीक है, इसमें ये जो गौस हैं ये डिस्क्राइब करें कि एक फोटोग्राफ है उनके पास जो कि उन्होंने मुंबई में ली थी। और ये जो इमेज है ये सिंपल है येट पावरफुल है। कैसे? इसमें एक ओल्ड बैगर है, यानी एक भिखारी है, बुजुर्ग ओल्ड भिखारी है, फटी पुरानी उसने कपड़े पहने हुए हैं, जो कि स्ट्रीट यानी जो पेवमेंट्स होते हैं, फुटपाथ होते हैं, उसके ऊपर वो लेटा हुआ है। ठीक है, नोटिस दी स्ट्राइकिंग मेटाफर, हिज शैडो बिकम्स अ ब्लैंकेट। उन्होंने एक मेटाफर यूज किया कि हिज शैडो बिकम्स अ ब्लैंकेट। ये सजेस्ट क्या करें वल्नरेबिलिटी और पॉवर्टी को, कि इवन हिज शैडो इज द ओनली कवर ही हैज। ठीक है, यानी उसकी पॉवर्टी को, उसकी गुर्बत को इस तरह से बयान किया है इन्होंने कि उसके पास उसका सिर्फ साया ही है जो उसको कवर कर सकता है। लाइन नंबर 2, हिज आर्म्स एंड लेग्स कुड बी क्रैक्स इन द स्टोन रूट्स फॉर द आंट्स journey, the flies descends, brain washed by sun into exhaustion, he lies faint into stone, a fossil man। यहाँ पे इन्होंने एक विविड इमेजरी यूज की है कि जो बैकर है ना फ्रेल है, लेकिन स्टिल हिज बॉडी ब्लेंड्स इनटू द पेवमेंट। उसकी जो बाजू हैं, उसकी लेग्स हैं, कंपेयर टू क्रैक इन स्टोन। ठीक है, चूंटियाँ और जो मक्खियाँ हैं वो सारी फ्रीली उसके ऊपर बैठ रही हैं। ठीक है, और सिंबलाइज करें उसकी डिके और निग्लेक्शन को। वो निग्लेक्ट कर रहा है उनको, उनकी मक्खियाँ जो बैठ रही हैं उसके ऊपर, चींटियाँ फिर रही हैं, उसको कोई परवाह नहीं, क्योंकि उसके पास जगह है सिर्फ और सिर्फ पेवमेंट। द सन हैज़ ड्रेन्ड हिम ऑफ लाइफ मेकिंग हिम सीम लेस ह्यूमन एंड मोर लाइक अ, क्योंकि अक्सर ये जो भिखारी होते हैं ये सड़कों पे किनारों पे पड़े होते हैं, और ये लोग इनको नहीं देख रहे होते। लोगों के लिए ये एक फॉसिल की तरह होता है कि, और उसको इग्नोर ही किए जा रहे होते हैं लोग। उनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक फॉसिल यानी कोई पुरानी चीज़ पड़ी हुई है रोड के साइड पे, बस। ठीक है, line 3, behind him there is a crowd passingly bemused by a pavement trickster and quite indifferent to this very common sight of an old man asleep on the pavement। ठीक है, और उसके जो बैकग्राउंड है उसमें ज़िंदगी जिए जा रहे हैं लोग, मतलब कि वो सिर्फ पड़ा हुआ है, उसके जो आस-पास लोग हैं वो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, एंटरटेन कर रहे हैं खुद को, और उनके लिए वो जो पर्सन जो फुटपाथ पे पड़ा हुआ है वो बिल्कुल एक गायब है, मतलब उनके लिए वो इनविजिबल ही है। ठीक है, ये जो लाइनें हाइलाइट करती है कि सोशल इंडिफरेंस इतना है कि जो सड़क पे पड़ा है वो लोगों को नज़र ही नहीं आ रहा। ठीक है, एक ऐसा आदमी जो कि अपनी ऑर्डिनरी लाइफ में सफ़र कर रहा है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, ना खाने को, ना पहनने को, ना ओढ़ने को, ना घर है, ना छत है, ना खाना है, ना पानी है, ना कपड़े हैं, तो वो कोई भी इंसान उसको नोटिस ही नहीं कर रहा। ठीक है, ये है सोशल इंडिफरेंस। उसकी जो कंडीशन है वो पार्ट ऑफ सिटी सीनरी बन गई है कि लोग आते-जाते देख रहे हैं, अच्छा ये है, जैसे नॉर्मल सीनरी होती हैं देखने की चीज़, बस वैसे ही है, कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है, फोर्थ लाइन है इसकी, आई थॉट इट देन अ गुड कंपोजिशन एंड ग्लिबली called it the man in the street, remarking how typical it was of India that the man in the street lived there। ठीक है, इसमें जो पोइट है वो अपना पर्सनल रिएक्शन दे रहे हैं कि पहले तो उसने उसको उस सीन को एज अ आर्टिस्टिक कंपोजिशन सोचा। ठीक है, और उसको एक टाइटल भी दिया द मैन इन द स्ट्रीट, लेकिन बाद में उसको रियलाइज़ हुआ कि ये जो है ये आयरनी और गिल्ट है, क्योंकि उसको रियलाइज़ हो रहा बाद में कि वो जो है इससे तो इस तरह तो वो इंसान की, वो जो आदमी है उसकी जो बेचारे की मिज़री है, उसकी जो मायूसी है, उसको वो एक एस्थेटिक सब्जेक्ट के तौर पे मान रहा है। उसकी जो स्ट्रगल्स हैं, वो जिन चीज़ों से गुज़र रहा है, उसको तो वो बिल्कुल ही इग्नोर कर रहा है, कैजुअली लिंकिंग इट टू इंडियाज़ पॉवर्टी। ठीक है, लाइन नंबर 5, हिज हेड इन द पोस्चर ऑफ वन वीपिंग इनटू अ पिलो childs me now for my presumptions at attempting to compose art out of his hunger and solitude। लास्ट stanza में पोइट एडमिट करता है सेल्फ क्रिटिसिज्म को, कि जो पोस्टर है ना बैगर का, जिस तरह से वो लेटा हुआ है, वो ऐसा लग रहा है जैसे कोई चुपके से तकिए पे सर रख के रो रहा है। और उसका जो वर्ड चाइल्ड्स यूज़ किया ना इसमें, इट शोज़ कि पोइट फील्स रीबक्ड फॉर एक्सप्लॉइटिंग अनदर मैन सफरिंग टू क्रिएट आर्ट। उन्होंने गुस्सा किया है कि एक इंसान सफ़र कर रहा है और दूसरा इंसान उसकी सफरिंग को एज अ आर्ट पेश कर रहा है। वो अपने आप से सवाल कर रहे हैं गौस के, इज़ ही रियली एनी बेटर देन इन डिफरेंट क्राउड। और इसकी जो समरी है वो ये कि इसमें उन्होंने डीकम्पोजिशन में इन्होंने ना सिर्फ पॉवर्टी इन इंडिया बताई है, बल्कि एक एथिक ऑफ रिप्रेजेंटेशन बताया, कि जो पोइम है वो एक्सपोज करती है हाउ इजीली सफरिंग इज़ ओवरलुक्ड, कि एक इंसान इजीली सफ़र कर रहा है और दूसरा इंसान उसको देख के इंजॉय कर रहा है, कुछ कोई उसको आर्ट के तौर पे पेश कर रहा है, कोई उसको जो है वो एंटरटेनमेंट के तौर पे पेश कर रहा है, कि किस तरह से इजीली सफरिंग जो है वो ओवरलुक की जा रही है, कमोडिफाइड की जा रही है, और वो किसी की आर्ट के तौर पे पेश की जा रही है। आउटसाइडर्स जो हैं उसको आर्ट के तौर पे देख रहे हैं। थ्रू विविड इमेजरी वॉस ने हमें वॉस फोर्स कर रहे हैं कन्फ्रंट करने के लिए, ना सिर्फ जो भिखारी हैं उनके लिए, बल्कि हम पैसिव ऑब्जर्वर बन के ना अपना रोल अदा करें,
कि कोई अगर सफ़र करे ना तो उसकी मदद करें, ना कि उसको डिकम्पोज़ होने के लिए छोड़ दिया जाए। So it was all about Zulfikar Ghaus, representative poets one. So if you like the video, like, subscribe, comment and share. Thank you so much for watching.